तो भारतीय संसद में एक नया बिल पेश हुआ है और इसके आते ही एक जबरदस्त राजनीतिक बहस छिड़ गई है। और इस पूरी बहस का जो एपिसेंटर है वो बन गया है केरल राज्य। विपक्ष के कई बड़े नेता, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इस बिल का इस्तेमाल कुछ खास समूहों को, मतलब जो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस प्रस्तावित कानून में ऐसा है क्या जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस नए संशोधन को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो असली कानून क्या है जिसे ये बिल बदलना चाहता है, यानी FCRA। तो देखिए, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये कोई नया कानून नहीं है। ये 2011 से लागू है और इसका सीधा सा मकसद है कि जो भी विदेशी पैसा देश में आ रहा है उस पर नज़र रखी जाए। ये पक्का किया जाए कि उस पैसे से देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को कोई खतरा तो नहीं है। और ये रेगुलेशन कितने बड़े लेवल पर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि आज की तारीख में इस कानून के तहत करीब 16,000 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। और इन संस्थाओं को जो विदेशी फंडिंग मिलती है वो आंकड़ा तो सच में बहुत बड़ा है। यहाँ बात हो रही है हर साल लगभग 22,000 करोड़ रुपए की। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो अब आते हैं इस नए प्रस्ताव पर। सरकार का कहना है कि जो मौजूदा कानून है ना, उसमें कुछ ऑपरेशनल और लीगल गैप्स हैं, मतलब कामकाज और कानून से जुड़ी कुछ कमियां हैं। जैसे इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए तो उसकी संपत्ति का क्या होगा। तो इस बिल का जो सबसे अहम, सबसे जरूरी पॉइंट है वो यही है। ये बिल इस बात पर फोकस करता है कि जब कोई संस्था कानूनी तौर पर विदेशी फंड नहीं ले सकती तो उसके बाद क्या होगा। तो ये नई प्रक्रिया काम कैसे करेगी, ये स्लाइड इसे बहुत साफ साफ समझाती है। देखिए, अगर किसी संस्था का सर्टिफिकेट, चाहे वो रद्द हो, सरेंडर किया गया हो या एक्सपायर हो जाए, तो केंद्र सरकार एक अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है जो उसकी सारी संपत्ति को अपने कंट्रोल में ले लेगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर ये बदलाव लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आइए जरा उनके तर्क पर भी नजर डालते हैं। सरकार के मुताबिक इसका लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना, जैसे कि जबरन धर्म परिवर्तन या देश के हित के खिलाफ कोई काम। सरकार का तर्क है कि इन सब से निपटने के लिए ये संशोधन एक जरूरी कदम है। तो सरकार का कहना ये है कि ये संशोधन तो बस कुछ खास सिचुएशंस में संपत्ति को मैनेज करने का एक साफ सुथरा रास्ता बनाता है, और इसका निशाना वो लोग हैं जो सिस्टम का गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मामले को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि इन नई शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सबसे बड़ा डर ये है कि इस कानून को सिलेक्टिवली, मतलब चुन चुनकर इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों की संस्थाओं के खिलाफ। और ये डर इसलिए भी है क्योंकि पहले भी ऐसे कानूनों के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहे हैं। और यहीं पर ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ सरकार इसे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकारी कंट्रोल बढ़ाने का एक जरिया मान रहा है। और यही वो सबसे बड़ी चिंता है जिसे केरल के मुख्यमंत्री ने भी उठाया है। उनका तर्क है कि सोचिए, बस रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई या थोड़ी देर हो गई, क्या इतनी सी बात भी इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कर सकती है, जिसके बाद सरकार किसी भी संस्था की संपत्ति और फंड्स पर कब्जा कर सकती है। और यहीं हम इस पूरी बहस के सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सवाल पर पहुंचते हैं। तो ये बिल राष्ट्रीय हित के लिए नियम बनाने और सामाजिक संस्थाओं की अपनी आज़ादी के बीच एक नाजुक संतुलन की बात करता है। और ये हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये बिल उस संतुलन की रेखा को आखिर खींचता कहाँ है और क्या वो सही जगह पर है।